डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 361, 10 महान गनों में से एक माइनस हेवन बर्निंग पर्गेट्री। ये क्या है? योद्धाओं की आवाजें कांप रही थीं। सबकी आंखों में यकीन से ज्यादा शौक और जोश था जब वो यान सोंग को घूर रहे थे। बस एक बार, सिर्फ एक बार। खौफनाक नंबर 1, डेमन केव, जहां हजारों डेमन और दर्जन भर टियर 6 डेमन मौजूद थे, एक ही हमले में राख बन चुका था। सभी की नजर यान सोंग की उंगली में पहनी लाल रिंग पर टिक गई। उन्होंने साफ देखा था वही रिंग पल भर में क्रिम्सन हैंड कैनन में बदली और एक ही ब्लास्ट में पूरे डेमन केव को खत्म कर दिया। इतना डरावना हैंड कैनन सच में इस दुनिया में मौजूद है। हेवन बर्निंग पर्गेट्री। मुझे पता है ये 10 महान गनों में से एक है, हेवन बर्निंग पर्गेट्री। उसी वक्त 2nd बटालियन का कमांडर फेंग शाओतियान अचानक चिल्लाया। सिल्वर क्लैन का मेंबर होने की वजह से उसका नॉलेज आम सैनिकों से कहीं ज्यादा था। उसे वो पल याद आया जब यान सोंग ने ट्रिगर दबाते हुए उसका नाम पुकारा था। उसी समय उसने इस हैंड कैनन की पहचान कर ली थी। ये एम्पायर की 10 महान गनों में से एक थी जो सैकड़ों सालों से गायब थी। हेवन बर्निंग पर्गेट्री। क्या 10 महान गनों में से एक पल में पूरा माहौल हंगामे से भर गया। जिन लोगों ने पहले कभी इन गनों के बारे में नहीं सुना था, उन्होंने भी अभी उसकी दहशत अपनी आंखों से देख ली थी। यान सोंग ने फेंग शाओतियान की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सही कहा, ये हेवन बर्निंग पर्गेट्री ही है। उसे ये गन किस्मत से मिली थी। शुरू में उसे नहीं पता था कि ये 10 महान गनों में से एक है। उसे लगा था कि ये बस एक फायर एलिमेंट रिंग है। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि उसके कमरे में रखे फ्लेम स्पिरिट स्टोन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। कई बार ऐसा होने के बाद उसे शक हुआ। चुपचाप ऑब्जर्व करने के बाद उसे असली वजह पता चली। वो रिंग। उसी समय आर्टिफैक्ट स्पिरिट सामने आया और सच बताया। ये रिंग असल में 10 महान गनों में से एक है, हेवन बर्निंग पर्गेट्री। ये जानकर यान सोंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर महान गन ने कभी न कभी टियर 7 पावर हाउस को मार गिराया था। हेवन बर्निंग पर्गेट्री के साथ उसका राइज दोबारा रुकने वाला नहीं था। लेकिन जल्दी ही उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। भले ही ये गन उसकी एलिमेंट से मैच करती थी, आर्टिफैक्ट स्पिरिट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता था। कभी कभी तो उसे इग्नोर तक कर देता। सिर्फ तब बात करता जब यान सोंग उसे फ्लेम रिसोर्स खिलाकर फीड करता। लड़ाई में तो और भी कम साथ देता था। नॉर्मल दिनों में वो इस महान गन को बिल्कुल कमांड नहीं कर पाता था। काफी समय तक नेगोशिएशन और बातचीत के बाद यान सोंग ने इसे कंट्रोल करने का आइडिया छोड़ दिया और कोऑपरेशन का रास्ता अपनाया। वो उसे रिसोर्स देगा और बदले में ये तय इंटरवल पर एक बार उसके लिए अटैक करेगी। शुरू में वो बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करता था ताकि कोई पकड़ न ले। लेकिन जब वो टियर 6 तक पहुंचा, मिलिट्री रैंक बढ़ी और फैमिली का ध्यान उस पर गया, तब उसे 10 महान गनों को सामने लाने का कॉन्फिडेंस मिला। यान सोंग की कमांड मिलते ही पूरा माहौल बदल गया। विंड कारपेट धीरे धीरे नंबर 1 डेमन केव के पास उतरा। सामने का नजारा जैसे प्रलय के बाद का सीन था। जहां कभी खतरनाक गुफा थी, अब कई किलोमीटर चौड़ा विशाल क्रेटर था। नीचे डार्क रेड लावा उबल रहा था और उठती गर्मी हवा को अजीब लहरों में मोड़ रही थी। बचा हुआ डेमोनिक क्यूई और जलती लपटें आपस में टकरा रही थीं। गड्ढे के अंदर डार्क ग्रीन आग की जिवाएं जली हुई चट्टानों को चाट रही थीं। सिस्कारियों जैसी आवाज निकल रही थी। क्रेटर के किनारे जो पहले खड़ी चट्टानें थीं, अब ढलान में बदल चुकी थीं। ऊंचे तापमान से पत्थर डार्क रेड हो चुके थे। कुछ जगह तो कांच की तरह चमक रहे थे। कभी कभी टूटी हुई डेमन हड्डियां लावा से ऊपर आती, लेकिन तुरंत ही जलकर राख हो जाती। डेमन केव का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली था। हजारों डेमन और डेमोनिक क्यूई रिफ्ट सब एक ही बार में भाप बन चुके थे। बाहर सिर्फ कुछ डेमन बचे थे। ज्यादातर वो जो कोर एरिया से दूर थे, अब पागलों की तरह भाग रहे थे। किसी के पंख जलकर काले हो चुके थे। किसी के हाथ पैर शॉकवेव से टूट गए थे। उनकी आंखों में आत्मा तक उतरता डर था। हवा में भरी जलती औरा जैसे अदृश्य दीवार बन गई थी। उनका हर कदम दर्द से भरा था। जरा सी देर रुकते ही पीछे आती लपटें उन्हें निगल लेती और उनकी चीखें गूंज उठती। विंड कारपेट पर खड़े योद्धा नीचे देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। ये थी 10 महान गनों की ताकत।
डेमन लेयर को जलते हुए नरक में बदल देने वाली ताकत। यान सोंग ने नीचे देखते हुए शांत आवाज में कहा, बाकी डेमन तुम लोग संभालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही सभी सैनिक सीधा खड़े हो गए। उनकी आंखों में जोश चमक उठा। यस, उन्हें पता था डायरेक्टर यान उन्हें इस जीत का हिस्सा दे रहा है। असल में नंबर 1 डेमन केव को खत्म करने वाला सिर्फ वही था, लेकिन अगर वो बचे डेमन मारेंगे तो इस बड़ी जीत के बैटल मेरिट में उनका भी हिस्सा होगा। विंड कारपेट डेमन केव के बाहर उतरा। 6 बटालियन अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। उनका इरादा साफ था, एक भी डेमन भागना नहीं चाहिए। यान सोंग डेमन केव की घाटी के मुहाने पर खड़ा था। उसके पीले चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई थी, आंखों में खेलती हुई चमक थी। वो जानता था कि पहली और तीसरी बटालियन को पीछे छोड़कर हमला करवाना कुछ लोगों के मन में डर पैदा कर सकता है, लेकिन उसे भरोसा था कि ये मसला सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। बस उसे अपनी ताकत दिखानी थी और सबको फायदा देना था। गाजर और डंडा दोनों साथ हों तो लोग और ज्यादा आज्ञाकारी हो जाते हैं। कौन याद रखेगा पहली और तीसरी बटालियन को जो पहले से ही खत्म होने वाली थी? यान सोंग ने नंबर 2 डेमन केव की दिशा में नजर डाली। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। वहीं दूसरी तरफ आखिर नंबर 1 डेमन केव में हुआ क्या है? चिंतियान दूर उठते डार्क पर्पल आग के समंदर को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा शौक था। दर्जनों किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो वहां से उठती विनाश की ऑरा महसूस कर सकता था। उसे सांस लेने में भी भारीपन लग रहा था। नंबर 1 डेमन केव, क्या ये यान सोंग था? लेकिन यान सोंग तो सिर्फ टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट है। भले ही उसके पास गोल्डन लेवल ब्लड लाइन हो, इतनी ताकत निकालना नामुमकिन है। जरूर कोई बात है जो उसे नहीं पता। शू! अचानक एक साया हवा चीरता हुआ आया। सिल्वर विंग्ड डेमन के तेज पंजे आंधी की तरह उसकी तरफ झपटे। पंजों के सिरे मेटल की तरह चमक रहे थे। हवा को काटते हुए सीधे उसके चेहरे तक पहुंच गए। चिंतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। लगभग उसी पल उसने अपनी सेबर उठा ली। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड उसके सामने आ गई। ब्लेड पर चमकता सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर लिपट गया। नीली बैंगनी बिजली सांपों की तरह मचल रही थी। उसकी टेंशन भरी प्रोफाइल को रोशन कर रही थी। क्लैंग! पंजे और थंडर सेबर जोर से टकराए। कान फाड़ देने वाली धातु की आवाज गूंजी। जैसे ही सिल्वर विंग्ड डेमन के पंजे बिजली के जाल से टकराए, वो झटके से पीछे हटे। वहीं चिंतियान के हाथों में भी तेज झंझनाहट दौड़ गई। पैरों के नीचे की चट्टान दरक गई। वो आधा कदम पीछे सरका, फिर खुद को संभाल लिया। बिजली और पंजों के टकराने के उसी पल दोनों की आंखों में एक साथ ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। खौफनाक मुकाबला शुरू हो चुका था। एपिसोड 362 हेवंस एग्जीक्यूशन डेमन एनिहिलेशन। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! पंजों और थंडर सेबर की टक्कर मूसलाधार बारिश की तरह लगातार हो रही थी। दोनों के बीच से चिंगारियां फूट रही थीं और जली हुई चट्टानों पर बिखर रही थीं। चिंतियान ने सेबर को आड़ा पकड़कर वार रोका, लेकिन सिल्वर विंग डेमन के डेमोनिक क्यूई से भरे पंजे ने उसे आधा कदम पीछे धकेल दिया। उसका पैर जमीन पर हल्की सी लकीर खींचता हुआ रुका। उसी पल जब सामने वाले की पुरानी ताकत खत्म हुई और नई ताकत अभी उठी नहीं थी, चिंतियान ने कलाई हल्की सी घुमाई। एक अदृश्य हंटिंग मार्क चुपचाप सिल्वर विंग्ड डेमन पर लग गया। अचानक चिंतियान को लगा जैसे उसका शरीर हवा में घुल गया हो। उसके अंदर की ब्लड लाइन पावर उभर आई। शरीर हल्का, ऑरा छुपी हुई, स्पीड तेज। टॉप हंटर एक्टिव हो चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका शरीर धुंधला पड़ गया। ब्लेड से निकली नीली बैंगनी बिजली जंगली ड्रैगन की तरह गरजी। वार सीधा आसमान से धरती चीरने जैसा नीचे गिरा। सिल्वर विंग्ड डेमन ने तेज चीख मारी। काली डेमोनिक क्यूई ज्वार की तरह फूटी। उसने अपने पंख सामने क्रॉस कर लिए, पंजों पर गंदी हवा लपेटी और थंडर सेबर से भिड़ गया। क्लैंग! इस बार टक्कर की आवाज ने जैसे बादल हिला दिए। डेमन का चेहरा बदल गया। अभी जो ताकत थी वो पहले से दोगुनी से भी ज्यादा लग रही थी। उग्र बिजली ने उसकी डेमोनिक क्यूई शील्ड को चीर दिया। पंजों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। पेट का पुराना जख्म बिजली से झुलसकर और खुल गया। डार्क ग्रीन खून बाहर फूट पड़ा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ब्लास्ट! चिंतियान ने मुट्ठी कसते हुए धीमे से कहा। अचानक सिल्वर विंग्ड डेमन के शरीर पर अंधी कर देने वाली बिजली फट पड़ी। 5 सेलेस्टियल पनिशमेंट मार्क एक साथ फटे। नीली बैंगनी बिजली उसके अंदर पागलों की तरह दौड़ी। जला हुआ खून धुएं के साथ बाहर निकला। वो दर्द से चीखा। उसके मेटल जैसे पंखों की चमक फीकी पड़ गई। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर पहले ही डार्क टाइप दुश्मनों पर भारी एक्स्ट्रा डैमेज देता था। डेमन तो वैसे भी उसका सीधा काउंटर थे। ऊपर से 5 थंडर मार्क के ब्लास्ट ने उसकी ऑरा आधी कर दी। चिंतियान ने मौका नहीं गवाया। एक सिल्वर फ्लैश हुआ और वो उसके पीछे पहुंच गया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड सीधे उसकी बिना रक्षा वाली गर्दन पर गिरा। लेकिन सिल्वर विंग डेमन भी टियर 6 था। स्क्रीच! उसने अचानक पंख फड़फड़ाए। काली डेमोनिक क्यूई लहर की तरह फैली।
उसके अंदर अनगिनत तेज विंड ब्लेड मिले हुए थे जो पंखे की तरह चारों तरफ फैल गए। हर विंड ब्लेड की धार इतनी तेज थी कि भारी आर्मर भी चीर सकती थी। अगर चिंतियान जिद करता तो उसका सीना चाक हो जाता। उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसके पास काफी तरीके थे, बेवजह डैमेज लेने की जरूरत नहीं थी। शू, वो कई सौ मीटर दूर एक चट्टान पर जा उतरा। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड जमीन की तरफ तिरछी थी। उस पर बिजली का सांप धीरे धीरे लिपट रहा था। इस बीच सिल्वर विंग्ड डेमन हाँफ रहा था। उसका सीना भट्ठी की तरह उठ गिर रहा था। उसकी आंखों में गहरा डर था। इस इंसान की बेसिक ताकत भले उतनी ज्यादा न हो, लेकिन उसकी बिजली डेमन जाति की दुश्मन थी। हर टकराव हड्डियों तक ठंडा कर देता था। पेट का जख्म भी थंडर पावर से और खराब हो रहा था। स्क्रीच! अचानक उसने सिर उठाया। उसके पंख पूरी तरह फैल गए। हर मेटल जैसा पंख तलवार की तरह खड़ा हो गया। चारों तरफ की डेमोनिक क्यूई उबलने लगी। काले रंग में हल्की खून जैसी लाली घुल गई। उसने अपना एसेंस ब्लड जला दिया था। सिल्वरविंग 1000 किल। अगले ही पल हजारों खून चमकते पंख तूफान की तरह बरस पड़े। हर पंख छोटा सा तेज भाला बन गया। सीटी जैसी आवाजों के साथ पूरा इलाका कवर हो गया जहां चिंतियान खड़ा था। चिंतियान की नजर तेज हो गई। उसके पैरों से बिजली फूटी। वो चट्टानों के बीच दौड़ने लगा। चलते चलते ब्लेड से वार रोकता गया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली के जाल में बदल गई। ज्यादातर पंख कटकर बिखर गए। जो बचे उन्हें उसके थंडर गारमेंट ने डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन जमीन पर धुआं छोड़ते गड्ढे बन गए। उसी पल जब वो डॉज कर रहा था, सिल्वर विंग्ड डेमन भूत की तरह उसके पीछे पहुंच गया। उसके पंजों में गाढ़ी खून रंग डेमोनिक क्यूई जमा थी। निशाना सीधा चिंतियान की पीठ। लेकिन इस बार चिंतियान नहीं हटा। उसकी पीठ पर हल्की नीली कछुए के खोल जैसी एनर्जी शील्ड बन गई। भारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पैटर्न में बह रही थी। जैसे ही शील्ड बनी, उसने स्टील जैसे मसल्स से कोहनी पीछे मारी। धप! डेमन के पंजे शील्ड में धंसे, लेकिन जैसे चिपचिपी दीवार में फंस गए हों। जब तक वो पार कर पाया, उसकी करीब 80% ताकत खत्म हो चुकी थी। चिंतियान की पीठ पर कुछ गहरे घाव बने, हड्डी तक दिख रही थी। उधर उसकी कोहनी सीधा डेमन के चेहरे पर लगी। हड्डी टूटने की आवाज साफ आई। डार्क ग्रीन खून उसके मुंह और नाक से फूट पड़ा। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, उसकी पीठ में असहनीय दर्द उठा, जैसे अदृश्य ब्लेड से काट दिया गया हो। अचानक उसके शरीर पर कई नीली बैंगनी बिजली की धारियां फट पड़ी। करंट जख्मों में घुस गया। वो दर्द से चीख उठा। टॉर्टॉइस शेल रिकॉइल एक्टिव था। उसने जो डैमेज दिया था, उसका हिस्सा उसे ही वापस मिल गया। ऊपर से डिवाइन थंडर प्रोटेक्शन भी ट्रिगर हुआ। दोनों रिफ्लेक्टेड डैमेज साथ में पड़े। उसकी पहले से चटकी हुई चेहरे की हड्डी पूरी तरह टूट गई। पीठ का घाव और चौड़ा हो गया। डार्क ग्रीन खून फव्वारे की तरह बहा। उसकी ऑरा तेजी से गिरने लगी। अब हालात साफ तौर पर चिंतियान के फेवर में थे। लेवल कम होने के बावजूद उसकी अनगिनत टैलेंट और टेक्निक ने गैप भर दिया था। सिल्वर विंग्ड डेमन की ऑरा बिखर चुकी थी। उसका शरीर डगमगा रहा था। आखिरी बार तुम्हारी जान लेने के लिए। चिंतियान ने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड कसकर पकड़ी। उसके चारों तरफ अदृश्य वेव्स फैल गईं। आसपास की छोटी चट्टानें हवा में उठ गईं। 7th लेयर डोमिनेटिंग ब्लेड इंटेंट पूरी तरह स्टैक हो चुकी थी। बिजली और दबदबे वाली तलवार की मंशा आपस में घुल गई। सेलेस्टियल एग्जीक्यूशन जजमेंट। ब्लेड नीचे गिरी। इस वार में कोई धमाका नहीं था, लेकिन इसमें सेलेस्टियल पनिशमेंट 9 स्ट्राइक्स की पूरी ताकत और 7th लेयर इंटेंट का किनारा भरा था। पहले रोशनी बस 1 फुट लंबी थी, फिर अचानक फैल गई। वो चमकती बिजली की पुल बन गई, जैसे आसमान और धरती को जोड़ रही हो। उसके रास्ते में आने वाली हवा तक वैक्यूम में बदल गई। रोशनी भी निगल ली गई। सिल्वर विंग्ड डेमन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे मौत साफ दिख रही थी। उसने पंख मारकर बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार की मंशा और खाली जगह की पकड़ ने उसे जकड़ लिया। आखिर वो सिर्फ देखता रह गया। छपाक! ब्लेड बिना रुके उसके आर पार निकल गई। उसका सिर हवा में उछला। डार्क ग्रीन खून फवारे की तरह निकला। भारी शरीर वहीं अकड़ गया। उसके मेटल पंख 2 बार बेकार फड़फड़ाए, फिर ढीले पड़ गए। वो जोर से जमीन पर गिरा। ब्लेड की रोशनी आगे बढ़ती रही। जमीन पर कई फुट गहरी खाई बना दी। अंदर की बिजली कुछ देर तक तांडव करती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। चिंतियान हल्का हाँफ रहा था। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड पर बिजली धीमी पड़ चुकी थी। हवा में हल्की जली हुई गंध थी। उसने जमीन पर तड़पते डेमन के शव और लुढ़कते सिर को देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। ये जीत उसकी काबिलियत का सबूत थी। एपिसोड 363 बैटल का एंड। कमांडर! कमांडर! जब चिंतियान सिल्वर विंग डेमन की लाश लेकर भीड़ के बीच उतरा, 3rd बटालियन के वॉरियर्स एक्साइटमेंट से फट पड़े। उनकी आंखों में जो शौक और रेस्पेक्ट था, वो जैसे हकीकत बनकर बाहर आने वाला था। कमांडर ने सच में अकेले एक टियर 6 डेमन को मार गिराया था,
और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी लेवल साफ तौर पर सिर्फ टियर 5 थी। सब जानते थे कि टियर 6 एक ऐसी खाई है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। उसे क्रॉस करना मतलब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाना। यहाँ तक कि गोल्डन ब्लड लाइन वॉरियर्स जो आमतौर पर बैटल में टियर क्रॉस कर लेते थे, उनके लिए भी टियर 5 से टियर 6 जाना आसान नहीं था। और सिल्वर विंग्ड डेमन कोई कमजोर दुश्मन नहीं था। उसकी स्पीड तो खास तौर पर डरावनी थी। हाई टियर चैलेंज करने वालों के लिए वो सबसे बुरा ओपोनेंट माना जाता था। कहते हैं सिर्फ होली ब्लड डिसेंडेंट्स ही टियर 5 में रहकर टियर 6 को रिवर्स किल कर सकते हैं। लेकिन कैंप कमांडर चिन ने कर दिखाया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसने पूरी बटालियन को बताया था कि उसके पास एक रून स्नाइपर राइफल है जो टियर 6 पावर हाउस को भी स्नाइप कर सकती है। नंबर 2, डेमन केव का ड्रैगन टर्टल। डेमन उसी राइफल से मारा गया था। तब सब शॉक्ड और एक्साइटेड थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा अनरियल सा लगा था। आखिर गन चाहे कितनी भी पावरफुल हो, वो एक एक्सटर्नल टूल ही होती है। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चिन तियान ने आमने सामने की फाइट में अपनी ताकत से टियर 6 की दीवार तोड़कर डेमन का सिर काट दिया, तो उनके अंदर दबा हर इमोशन ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। गन से मार करना इम्प्रेसिव है, लेकिन सामने खड़े होकर ब्लेड से टियर 6 को काट गिराना, उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, कमांडर लॉन्ग लिव, और फिर पूरा कैनियन गूंज उठा। चीखें, जयकार, तलवारों की टकराहट जैसे दूर जलती आग भी इस जोश से और भड़क उठी हो। चिन तियान ने वॉरियर्स के चेहरों की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की रिलैक्स मुस्कान आ गई। उसने हाथ पलटा। उसकी हथेली से मुलायम हरी रोशनी उठी जिसमें ताजा जिंदगी की खुशबू थी। कलाई झटकी और वो रोशनी चमकते कणों में बदलकर सब पर बरस गई। घायल वॉरियर्स पर जैसे ही वो ग्रीन लाइट गिरी, उनके जख्म आंखों के सामने भरने लगे। जली हुई त्वचा उतर गई, नीचे नई गुलाबी चमड़ी दिखने लगी। यहाँ तक कि हड्डियों की गहरी चोटों में भी झंझनाहट के साथ रिकवरी शुरू हो गई। हालांकि वे पहले भी कमांडर की हीलिंग एबिलिटी देख चुके थे, लेकिन इस बार भी उस रोशनी में नहाते हुए वे अनजाने में सांस रोककर खड़े रह गए। कमांडर चिन जैसे एक रहस्यमयी किताब था, हर पेज पलटने पर नया शौक। फियर्स थंडर, स्पेस ट्रांसमिशन, हीलिंग ग्रीन लाइट, रून स्नाइपर राइफल। उसके पास आखिर कितना कुछ था। तभी कैनियन के मुहाने से भारी कदमों की आवाज गूंजी। फर्स्ट बटालियन ली वुफेंग के लीड में दौड़ती हुई आई, पीछे श्योंग के साथ बाकी लोग भी। जैसे ही वे बाहर निकले, सामने का सीन देखकर सब रुक गए। नंबर 2, डेमन केव पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। आसपास के पहाड़ आधे ढह गए थे। जले हुए पत्थरों पर अब भी आग की लपटें थीं। डेमोनिक QE हवा में तैर रही थी। जमीन पर डेमन की लाशें ढेर थीं। डार्क ग्रीन खून बहकर छोटी धाराएं बना चुका था, और सबसे नजर आने वाली चीज वो सिरकटी लाश, धूप में चमकते मेटालिक पंख। ये क्या? एक जवान वॉरियर की उंगली कांपती हुई उस लाश की तरफ उठी। टियर 6 सिल्वर विंग डेमन मर गया और डेमन केव फ्लैट कर दी गई। भीड़ फिर फट पड़ी। वे मदद के लिए आए थे। यहाँ तक कि उन्हें डर था कि 3rd बटालियन फंस गई होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा गेम पलट चुका था। ली वुफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने आधा कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर सिरकटी लाश से टूटे केव तक गई, फिर चिन तियान पर आकर ठहर गई। जब यान सोंग चिजिन बैटल ग्रुप को लेकर गया था, तब उसके दिल में लगभग निराशा थी। उनके पास कोई टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट नहीं था। मैग्मा डेमन और सिल्वर विंग्ड डेमन के सामने वे चींटियों जैसे थे। लेकिन किसने सोचा था कि चिन तियान पहले मैग्मा डेमन को एक शॉट में गिराएगा, फिर केव उड़ा देगा और आखिर में स्पीड स्पेशलाइज्ड टियर 6 सिल्वर विंग डेमन का सिर भी काट देगा। सच कहें तो नंबर 2, डेमन केव लगभग अकेले उसने खत्म की थी। 1st और 3rd बटालियन ने बस सपोर्ट और क्लीन अप किया। मिशन ओवर कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये रिजल्ट यान सोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ली वुफेंग के चेहरे पर साया उतर आया। वो चिन तियान के पास आया और धीमी आवाज में बोला, कैंप कमांडर चिन, इस बार हमने टास्क से ज्यादा हासिल किया है, लेकिन असली प्रॉब्लम शायद अब शुरू होगी। उसने जमीन की तरफ देखा, जहां खून अब भी बह रहा था। यान सोंग हमें डेमन केव में फंसाकर कमजोर करना चाहता था, लेकिन आपने उल्टा इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया। उसके जैसे संकीर्ण और खतरनाक इंसान के लिए अब आप सीधा खतरा हो। वो और झुका, आवाज और धीमी हुई। ओपन अटैक से बचना आसान है, लेकिन छुपे हुए वार से बचना मुश्किल। अगर अगले मिशन में वो हमें फिर किसी डेथ ट्रैप में डाले तो? उसने गहरी सांस ली। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन जो भाई हमारे साथ जान दांव पर लगाते हैं, उन्हें पावर गेम में कुर्बान नहीं होने दे सकता। हमें पहले से प्लान करना होगा। चिन तियान की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। इस प्रॉब्लम का हल मैं निकालूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। ली वुफेंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा भरोसा जागा। यान सोंग के सामने वो खुद कुछ नहीं था, लेकिन चिन तियान,
वो ड्रैगन था, ताकत में जिसने लगातार 2 टियर 6 डेमन मार गिराए, वो यान सोंग से कम नहीं था, और दिमाग में, स्वभाव में वो उससे कहीं आगे था। आने वाले दिनों में यान सोंग और चिन तियान के बीच खुली और छुपी जंग जरूर होगी, और ली वुफेंग ने मन ही मन तय कर लिया, वो आखिरी सांस तक चिन तियान के साथ खड़ा रहेगा, जब तक यान सोंग गिर न जाए या फिर वो खुद गिर जाए। एपिसोड 364, गैदरिंग स्ट्रेंथ फॉर द चार्ज, नाइट डेमन इल्यूजन। बैंग बैंग। फर्स्ट और थर्ड बटालियन के वॉरियर्स तुरंत मूव में आ गए। इधर इधर बिखरी डेमन लाशों को घसीटकर एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा। कटे हुए पंजे, जले हुए पंख, आधे में चिरी देह। जल्दी ही खाली मैदान में दर्जनों मीटर ऊंचा लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया। डार्क ग्रीन खून खांचों से बहकर नीचे जमा हो गया और जमीन पर सड़ा हुआ दलदल जैसा बन गया। फायर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट्स रेडी, ली वुफेंग ने जोर से कमांड दिया। करीब दर्जन भर वॉरियर्स आगे बढ़े। उनके हाथों में सील बने और लाल रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी हथेलियों में इकट्ठी होकर जलती लपटों में बदल गई। सबको पता था कि डेमन की लाशें ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। ये गंदी चीजें अगर सड़कर मिट्टी भी बन जाएं, तो बाकी डेमन्स के लिए न्यूट्रिशन बनती हैं। इन्हें पूरी तरह प्यूरिफाई करना जरूरी था। बूम! लपटें अचानक फूट पड़ी, जैसे कई फायर ड्रैगन लाशों के पहाड़ से लिपट गए हों। आग के स्तंभ दर्जनों मीटर ऊंचे उठ गए। डेमन की खाल और हड्डियां हाई टेम्परेचर में फटने लगीं। चटकने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। डार्क ग्रीन खून जलकर नीली भूतिया आग में बदल गया, जो लाल स्पिरिचुअल फ्लेम्स के साथ मिलकर अजीब सा आग का जाल बना रही थी। नीचे की लाशें जल्दी ही मुड़ने तुड़ने लगीं। उंगलियों की हड्डियां आग में चटक कर काली लकड़ियों जैसी हो गईं। यहाँ तक कि सिल्वर विंग डेमन के सख्त मेटालिक पंख भी धीरे धीरे लाल होकर नरम पड़ने लगे। उनके किनारे डरावने आर्क की तरह मुड़ गए। गाढ़ा धुआं आसमान में उठने लगा। जली हुई बदबू और सल्फर की गंध ने हवा को भारी कर दिया। कभी कभी कोई अधजली भुजा या पैर लाशों के ढेर से लुढ़ककर नीचे गिरता, जमीन पर तड़पता हुआ जलता और आखिर में काली राख बन जाता। आग और तेज होती गई। लाशों का पहाड़ सिकुड़ने लगा। जो डरावना आकार था वो धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। डेमोनिक क्यूई की बची खुची परतें आग में जैसे चीख रही हों। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत बदले की आत्माएं जल रही हों। लेकिन आखिर में वे भी प्यूरिफिकेशन पावर के आगे टिक नहीं पाईं और पूरी तरह राख हो गईं। सोल्जर्स आग के उस समंदर को देखते रहे। गर्म हवा और जली राख की गंध के बीच उनके दिलों में अजीब सी हलचल थी। 10 दिन पहले कौन सोच सकता था कि चिजिन बैटल ग्रुप की सिर्फ 2 बटालियन मिलकर सेकेंड डेमन केव जैसी कठिन जगह को साफ कर देंगी। लेकिन अब वो मिरेकल उनकी आंखों के सामने राख बनकर पड़ा था। इस बैटल के बाद हर किसी को पक्का मिलिट्री मेरिट मिलने वाला था। यही तो वजह थी कि वे डेमन सप्रेशन एबिस में आए थे। कौन यहाँ जान दांव पर लगाने नहीं आया? अगर मिलिट्री मेरिट कमाकर अपनी किस्मत बदलनी ना होती तो कौन रोज डेमन्स के साथ जीना पसंद करता? लेकिन मेरिट कमाने के लिए सही इंसान के साथ होना जरूरी था। यान सोंग के साथ रहो तो बस टारगेटिंग और चालें मिलती हैं। उसके लिए भाई लोग सिर्फ चेस के पीस हैं। लेकिन कैंप कमांडर चिन के साथ रहो तो बैटल स्टेबल रहती है और मेरिट जैसे खुद चलकर गोद में गिरती है। सबको पता था कि फर्स्ट और थर्ड बटालियन का यान सोंग के चिजिन बैटल ग्रुप से रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। ऊपर से नीचे तक कोई भी उस कमांडर की बात मानना नहीं चाहता जो इंसानी जान को घास समझता है। लेकिन आर्मी के रूल्स पहाड़ जैसे सख्त होते हैं। खुलेआम अवज्ञा करना टैबू है। आखिर किसी को तो यान सोंग के प्रेशर को फेस करना होगा और वो सिर्फ एक इंसान हो सकता है, कैंप कमांडर चिन तियान। वॉरियर्स ने चुपचाप उस जवान फिगर की तरफ देखा जो आग के सामने खड़ा था। उसकी परछाई जलती लपटों में पाइन ट्री की तरह सीधी और अडिग दिख रही थी। कोई आधा कदम उसकी तरफ बढ़ा, फिर और लोग, जैसे अनजाने में सब उसके करीब आना चाहते हों, जैसे वो आगे आने वाले हर तूफान से उन्हें बचा सकता हो। उधर चिन तियान को पीछे की इस हलचल का अंदाजा भी नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिस्टम पैनल पर था। इस बैटल में सेकेंड डेमन केव के ज्यादातर डेमन्स उसकी एक्सप्लोसिव आयरन बॉल से मारे गए थे। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा, ऊपर से 2 टियर 6 डेमन। कुल मिलाकर उसे 30 लाख से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टोटल एवोल्यूशन पॉइंट्स 9 मिलियन पार कर चुके थे। सटीक गिनती 9.17 मिलियन। इतने पॉइंट से वो 2-3 पर्पल टैलेंट्स को ऑरेंज तक अपग्रेड कर सकता था। शायद किसी डीप ऑरेंज टैलेंट को गोल्ड से भी ऊपर होली ब्लड लेवल तक धकेल सके। इस समय डेसोलेट बैटल बॉडी का रंग सबसे गहरा था, डीप ऑरेंज। लेकिन अभी वो क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं पहुंचा था। अगर सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स उसमें डाल दिए और आखिरी स्टेप पार न कर पाया तो इतनी कीमती रिसोर्स वेस्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ चिन तियान ज्यादा उम्मीद नाइट डेमन किंग टैलेंट से लगा रहा था। अगर नाइट डेमन किंग होली ब्लड लेवल तक पहुंच जाए तो लीची, फिंग मोचुआन और बाकी सारे नाइट डेमन अपोस्टल्स की ब्लड लाइन मेजर एवोल्यूशन से गुजरेगी। उनकी पावर सीधा आसमान छू लेगी। ये ड्राइविंग इफेक्ट डेसोलेट बैटल बॉडी में नहीं था,
इसलिए फिलहाल चिनतियान एवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने की जल्दी में नहीं था। डेमन सेपरेशन एबिस में डेमन्स वैसे भी लीक की तरह उगते रहते हैं, काटते रहो फिर उग आते हैं। पॉइंट्स कमाने का मौका आगे भी मिलेगा। एवोल्यूशन पॉइंट्स के अलावा उसे कुछ नए टैलेंट्स भी मिले थे। उनमें से 2 पर्पल टैलेंट्स मैग्मा डेमन और सिल्वर विंग डेमन के आए थे। मैग्मा डेमन के टैलेंट थे मैग्मा रॉक डेमन फिजिक और फियरी रिजेनरेशन, एक फायर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंट, दूसरा रिकवरी टाइप टैलेंट। पर्पल लेवल बुरा नहीं होता, लेकिन अब चिनतियान अंधाधुंध टैलेंट्स जमा करने के मूड में नहीं था। अब वो क्वांटिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी पर फोकस करना चाहता था। कौन सा टैलेंट उसकी पूरी सिस्टम के साथ सही फिट बैठेगा, यही असली गेम था। वुड और थंडर के साथ साथ क्या उसे कोई डिफेंसिव टैलेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो चिनतियान था जिसे डिफेंस की नहीं, डोमिनेंस की जरूरत थी। अगली बार जब यानसोंग सामने होगा तो वो डिफेंसिव होने का नहीं सोचेगा, वो उसे उखाड़ फेंकने का सोचेगा। एपिसोड 365 पावर चार्ज नाइट डेमन इल्यूजन भाग 2। चिनतियान की पूरी ताकत 2 मेजर ऑरेंज बॉडी टैलेंट्स पर टिकी थी, नाइट डेमन किंग और डेसोलेट बैटल बॉडी। इसके अलावा उसके पास कई स्किल ओरिएंटेड ऑरेंज टैलेंट्स भी थे, सॉवरन ऑफ द वर्डेंट वाइल्ड्स, वॉइड डोमिनेटर, स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी और सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर। बाकी पर्पल टैलेंट सपोर्ट रोल में थे। थंडर और डार्क एलिमेंट उसकी मेन स्पिरिचुअल एनर्जी फोकस थे। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक गोल्ड लेवल सीक्रेट स्क्रिप्चर थी, 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक, जो थंडर और डार्क दोनों को मिलाती थी। ऐसे में मैग्मा रॉक डेमन फिजिक और स्कॉचिंग रीजेनरेशन, ये दोनों टैलेंट्स उसके सिस्टम से ठीक से मैच नहीं खाते थे। इन्हें इंटीग्रेट करके उसकी बैटल पावर में खास बूस्ट मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने फिलहाल इन दोनों को रिसाइकल बिन में डाल दिया। अगर कभी फायर बेस्ड सिचुएशन आई तब दोबारा निकालकर यूज कर सकता था। अब बारी थी सिल्वर विंग डेमन के 2 पर्पल टैलेंट्स की, सिल्वर विंग इंस्टेंट फ्लैश और चार्जिंग मोमेंटम। सिल्वर विंग इंस्टेंट फ्लैश का इफेक्ट वॉइड डोमिनेटर से काफी ओवरलैप करता था और ओवरऑल एबिलिटी में वो वॉइड डोमिनेटर से कमजोर था, इसलिए चिनतियान ने बिना हिचक उसे भी रिसाइकल बिन में डाल दिया। लेकिन दूसरा टैलेंट चार्जिंग मोमेंटम, ये दिलचस्प था। नाम चार्जिंग मोमेंटम टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, एक्टिवेट करते ही शरीर तीर की तरह आगे शूट करता है। शुरुआती स्पीड नॉर्मल से 50% ज्यादा होती है। लगातार चार्ज करने पर शरीर के आसपास सर्पिल एयर वॉर्टेक्स बनता है और चार्ज स्टेट में एंटर करता है। चार्ज के दौरान स्पीड अधिकतम 250% तक पहुंच सकती है। जब चार्ज को खुद रोका जाए या लिमिट पर पहुंचे तब जमा हुई काइनेटिक एनर्जी एक साथ फटती है। अगला हिट स्पीड लिमिट और चार्ज ड्यूरेशन के आधार पर डैमेज बढ़ाता है और अधिकतम 10 गुना पावर स्ट्राइक तक पहुंच सकता है। चिनतियान की आंखों में हल्की चमक आई। ये टैलेंट वाकई काफी इंप्रेसिव है। ये कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेशन वाला टैलेंट था और सही हालात में 10 गुना एक्सप्लोसिव स्ट्राइक दे सकता था। फायदे थे, लेकिन साफ कमियां भी थीं। पहली, ये सीधा चार्ज है, दुश्मन की तरफ दौड़ना पड़ेगा और कोई भी बेवकूफ बनकर वहीं खड़ा नहीं रहेगा। दूसरी, चार्ज के दौरान डायरेक्शन बदलने से स्पीड गिरती है। अगर फ्लेक्सिबल मोड ना हो पाए तो दुश्मन को हिट करना मुश्किल। यही इसका ऑकवर्ड पॉइंट था, लेकिन चिनतियान के लिए ये प्रॉब्लम्स लगभग मौजूद ही नहीं थीं। वो वॉइड गेट और वॉइड फ्लैशिंग के जरिए किसी भी डायरेक्शन से अचानक चार्ज कर सकता था। सोचते ही सीन साफ दिखने लगा। दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट से अचानक 10 गुना स्ट्राइक। बिना देर किए उसने चार्जिंग मोमेंटम को अपने शरीर के साथ फ्यूज कर लिया। उधर 1st और 3rd बटालियन पोस्ट बैटल क्लीनअप में लगे थे। उसी वक्त 1st डेमन केव की लड़ाई भी खत्म होने को आई और इसी समय यानसोंग को ली फेई और 1st बटालियन में मौजूद उसके स्पाइस से खबर मिली। कुछ देर बाद यानसोंग के हाथ में पकड़ा कम्युनिकेशन स्टोन अचानक रुक गया। उसकी आंखों में गहरा शौक उभर आया। 2nd डेमन केव पूरी तरह तबाह। चिनतियान ने अपनी ताकत से लगातार 2 टियर 6 डेमन मार दिए। बैटल की दिशा उसने अकेले तय कर दी। ये रिजल्ट उसकी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं था। उसने सोचा था कि चिनतियान शायद स्पेस ट्रांसमिशन से कुछ लोगों को बचा लेगा, लेकिन पूरी बैटल का रिजल्ट नहीं बदल पाएगा। आखिर 2nd डेमन केव में डेमन्स की संख्या और क्वालिटी दोनों इतनी थी कि 2 बटालियन को कुचल दे। लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया, उसने चिनतियान को अंडर एस्टिमेट किया। सिर्फ 2 बटालियन के साथ उसने पूरा 2nd डेमन केव मिटा दिया, ऊपर से 2 टियर 6 डेमन। एपिसोड 367 एक्शन लेने का टाइम। चिजन बैटल ग्रुप हेडक्वार्टर के बाहर 8 बैटल फ्लैग हवा में लहरा रहे थे। मुख्य टेंट के अंदर रोशनी दीवारों पर कई कैंप कमांडरों की परछाइयां डाल रही थीं। माहौल इतना भारी था जैसे पानी में डूबा हुआ सीसा। हवा में एक अजीब सी अटकन और खामोशी तैर रही थी। सबकी नजरें चुपके चुपके चिनतियान और ली वुफिंग पर जा रही थीं, जो सामने बैठकर चाय पीने का नाटक कर रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिन्हें बलि का बकरा समझा गया था वही दोनों बटालियन 2nd डेमन केव को खत्म कर देंगे।
और तो और किन तियान अकेले 2 टियर 6 डेमन मार देगा, ये तो किसी के दिमाग में भी नहीं था। ये रिजल्ट पूरे बैटल ग्रुप के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। जिन स्क्वाड्स को मरने के लिए भेजा गया था वे न सिर्फ जिंदा लौटे बल्कि बड़ी जीत लेकर आए। इससे चिजिन बैटल ग्रुप की हालत बेहद शर्मनाक हो गई। जो लोग समझदार थे उन्हें साफ दिख रहा था, 1st और 3rd बटालियन अब यान सॉन्ग से नफरत की हद तक जा चुके हैं। और किन तियान जो टियर 5 से टियर 6 तक लड़ सकता है, असली बैटल मेरिट और सैनिकों का मॉरल अपने हाथ में लिए बैठा है। उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो गोल्डन क्लान के आए यान सॉन्ग के सामने खड़ा हो सके। टेंट के अंदर हवा तक जैसे सांस रोककर इंतजार कर रही थी, पहले चाल कौन चलेगा। 6 कैंप कमांडरों के दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर थी, ये टकराव अब टाला नहीं जा सकता। एक तरफ गोल्डन क्लान का सपोर्ट लिए यान सॉन्ग, दूसरी तरफ मिस्ट्री से भरे 7th ब्यूरो से आया किन तियान, जिसके पास कितने छुपे कार्ड हैं कोई नहीं जानता। लेकिन अभी के लिए वे किस पलड़े में वजन डालें। पहले डेमन केव के नष्ट होने पर जो मिलिट्री मेरिट उन्हें मिली थी वो अब भी उनके दिल में चमक रही थी। फायदे की वो चमक यान सॉन्ग की बेरहम चालों से नफरत के बावजूद उन्हें फिलहाल चुपचाप उसके पीछे खड़ा कर रही थी। उनकी नजरें फिर किन तियान पर गईं। वो बिल्कुल शांत था, उंगलियों से कप के किनारे को हल्के से छू रहा था, जैसे टेंट के अंदर की सियासत से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसके बगल में ली वुफिंग सीधा बैठा था। उसकी नजरें तेज थीं, किसी से भी नहीं झपक रही थीं। बाहर हवा अचानक तेज हुई, फ्लैग जोर से फड़फड़ाए, मोमबत्ती की लौ डगमगाई। रोशनी में किन तियान का शांत चेहरा और ली वुफिंग की आंखों का इरादा और साफ दिखने लगा। वहीं दूसरी तरफ दूर सेंट्रल टेंट में यान सॉन्ग सफेद चीनी मिट्टी के कप को पकड़े बैठा था। वो धीरे से चाय की झाग पर फूंक मार रहा था। कप में रेड जेड चाय थी, उसके होमटाउन की खास चीज। पत्तियां खुलकर गौरैया की जीभ जैसी दिख रही थीं। भाप में हल्की ऑर्किड की खुशबू थी। हर क्रिटिकल मोमेंट पर वो यही चाय बनाता था। एम्बर से गहरे लाल रंग में बदलती चाय को देखना उसके बेचैन मन को शांत कर देता था। बचपन से बनी आदत, गोल्डन क्लान के वारिस की खास ठंडक। सब आ गए? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। एडजुटेंट ने झुककर जवाब दिया, जी, 8 कैंप कमांडर मेन टेंट में वेट कर रहे हैं। उसने सिल्वर पॉट से कप में स्प्रिंग वाटर डाला। पानी की टकराने की आवाज साफ सुनाई दी। अच्छा, यान सॉन्ग ने सिर पीछे झुकाकर बाकी चाय एक ही घूंट में खत्म कर दी। गले में हल्की कड़वाहट उतरी, फिर मीठा स्वाद रह गया। उसने कप रखा, उंगलियां घुटने पर हल्के से थपथपाईं। मिलिट्री बूट नीचे कालीन से रगड़ खा रहे थे। उसने कॉलर की गोल्डन कढ़ाई सीधी की और हल्की ठंडी मुस्कान दी। किन तियान, अब अगला एक्ट हमारा है, उम्मीद है तुम ये स्क्रिप्ट संभाल पाओगे। वो टेंट से बाहर निकल गया। उसके कदम पत्थर की पगडंडी पर ड्रमबीट की तरह गूंज रहे थे। धूप उसकी सीधी खड़ी परछाई पर पड़ी, यूनिफॉर्म पर बने क्लान क्रेस्ट को सुनहरा बना दिया। लेकिन उसकी आंखों की ठंडक नहीं छुपी। चाहे बलि का बकरा खेल पलट दे, ताकत आखिर उसी के हाथ में रहेगी। कुछ देर बाद यान सॉन्ग ने टेंट का पर्दा हटाया और सीधे मुख्य सीट पर बैठ गया। उसकी नजरें तलवार की तरह कमरे में घूमी और कुछ सेकंड के लिए खास तौर पर किन तियान और ली वुफिंग पर ठहर गईं। मीटिंग शुरू होती है। आज की सेशन पोस्ट बैटल समरी है। उसकी उंगलियां टेबल पर ताल में थपथपा रही थीं। आज हमने 2 रास्तों में बंटकर 1st और 2nd डेमन केव को खत्म किया। ये हमारे चिजिन बैटल ग्रुप की ताकत दिखाता है। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, खासकर 1st और 3rd बटालियन। कमांडर किन और कमांडर ली की लीडरशिप में 2nd डेमन केव तोड़ देना वाकई सरप्राइजिंग था। लगता है तुम्हें वहां भेजने का मेरा फैसला सही था। शब्द तारीफ जैसे थे, लेकिन ली वुफिंग के लिए यह चुभन थे। यान सॉन्ग ने उन्हें बलि का बकरा बनाए जाने की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सारा क्रेडिट अपने फैसले को दे दिया। टेबल के नीचे ली वुफिंग की मुट्ठियां कस गईं, उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने आदतन किन तियान की तरफ देखा। वो अब भी शांत था। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वो कहीं और देख रहा हो। दरअसल वो यान सॉन्ग के दाहिने हाथ की तर्जनी पर पहनी रेड रूबी रिंग को देख रहा था। आधा घंटा पहले ही उसे पता चला था कि ये दिखने में एलिगेंट रिंग असल में 10 ग्रेड गन्स में से एक है, हेवन बर्निंग परगेटरी। उसी हथियार से यान सॉन्ग ने 1st डेमन केव को एक बार में खत्म किया था। ली वुफिंग के अंदर गुस्से की लहर उठी। इतनी बड़ी गन ऐसे घटिया इंसान के हाथ में, बर्बादी है। यान सॉन्ग ने उसके चेहरे का गुस्सा देख लिया। उसके अंदर की ठंडक और गहरी हो गई। किन तियान सख्त हड्डी था, लेकिन ली वुफिंग, वो किस हक से दांत दिखा रहा है? उसने हल्का सा आगे झुककर बोलने की तैयारी की। तभी एक अजीब सी कमजोरी उसकी रीढ़ से ऊपर चढ़ी, जैसे अचानक शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो। उसकी उंगलियां कांपी, कंधे डगमगाए, नजरों के सामने सफेद धुंध छा गई। गलत, कुछ गड़बड़ है। उसके दिल में बिजली सी कौंधी। जहर। उसने तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी जुटाकर टॉक्सिन निकालने की कोशिश की,
लेकिन उसका दांतियन ऐसे महसूस हो रहा था जैसे गीली रुई से भर दिया गया हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसी पल बाहर तूफान गरजा, आसमान ढक गया। धड़ाम, कैनवास फटने की आवाज गूंजी, लोहे के सपोर्ट मुड़ते हुए चीखे। पूरा मेन टेंट एक भयानक ताकत से उखड़ गया, टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गया। धूप सीधे अंदर आ गई, सबके चेहरों पर सन्नाटा जम गया। आसमान में तेजी से बढ़ता काला डेमोनिक ची दिखाई दे रहा था, वो जैसे किसी एबिस से खींचकर निकाला गया जिंदा साया हो। पत्थर और धूल को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था, जहां से गुजरता हवा चीख उठती। और सबसे डरावनी बात, वह ऊर्जा सीधी यान सॉन्ग पर लॉक थी। धत, ये मेरे लिए आ रहा है। यान सॉन्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। एपिसोड 368, डेमन किंग का आगमन। 10 मिनट पहले वीरान मैदान में अचानक वॉइड गेट खुला और एक आकृति बाहर कदम रखी। क्रैक क्रैक, हड्डियों के खिंचने की आवाज के साथ किन तियान ने अपना शरीर स्ट्रेच किया। उसके चेहरे पर मौजूद एडजुटेंट की शक्ल ज्वार की तरह उतर गई और वो फिर से अपने असली रूप में लौट आया। जहां तक असली एडजुटेंट की बात थी, उसे पहले ही चुपचाप खत्म कर दिया गया था। उसकी लाश स्पिरिट स्पेस में फेंक दी गई थी। सोल डिवोरर के जरिए किन तियान ने उसकी यादों से यान सॉन्ग की आदतें निकाल ली थी। हर अहम मीटिंग से पहले रेड टी पीना, यही छोटी सी डिटेल उसकी पूरी प्लान की चाबी बन गई। इस वक्त तक उस चाय में मिलाया गया लॉक स्पिरिट पाउडर यान सॉन्ग के शरीर में असर दिखा रहा होगा। ये जहर जानलेवा नहीं था, लेकिन ये अदृश्य जंजीरों की तरह स्पिरिचुअल वेन्स को जकड़ लेता था, जिससे स्पिरिचुअलिस्ट की ताकत सूख जाती थी। यहाँ तक कि टियर 6 गोल्डन ब्लड लाइन को भी कुछ मिनटों की कमजोरी झेलनी पड़ती, और वही कुछ मिनट उसके लिए काफी थे। किन तियान ने अपना हाथ सीने पर रखा। अगले ही पल उसकी त्वचा के नीचे से काले शल्क उभर आए। पल भर में पूरा शरीर ढक गया। रीढ़ से हड्डियों वाले कांटों से भरी लंबी पूंछ निकली। कंधों के पीछे से काली धुंध फटी और धातु जैसी चमक वाले विशाल पंख बाहर निकल आए। हर पंख का सिरा ठंडी चमक से चमक रहा था। उसका चेहरा मरोड़ा खाकर बदल गया। नुकीले दांत होठों को चीरकर बाहर आए। भूतिया हरी पुतलियों में हिंसक डेमोनिक ची उबलने लगी। वो पूरी तरह सिल्वर विंग्ड डेमन के रूप में बदल चुका था। उसके आसपास की हवा भारी हो गई। गाढ़ी डेमोनिक ची स्याही की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। पास के लो लेवल डेमन इस डरावनी आभा को महसूस करते ही कांप उठे और चारों दिशाओं में भाग गए। किन तियान ने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे हवा में उठ गया। वो सीधे टारगेट की तरफ नहीं बढ़ा। पहले वो आसमान में गोल गोल घूमने लगा। पंखों की रफ्तार बढ़ती गई। काला बवंडर बनने लगा। रेत और पत्थर उसमें खिंचकर एक फैलते हुए सैंडस्टॉर्म में बदल गए। हर चक्कर के साथ उसकी स्पीड बढ़ती गई। हवा की आवाज सीटी से बदलकर चीर देने वाली धार बन गई। सोनिक बूम बार बार गूंजने लगे, जैसे दूर कहीं भारी गरज हो रही हो। हर राउंड में उसके चारों ओर की डेमोनिक ची और गाढ़ी हो गई। उसकी आभा कदम दर कदम ऊपर उठने लगी, जैसे वो आसमान और धरती की ताकत खींच रहा हो। नीचे जमीन हवा के दबाव से चिथड़े हो रही थी। आसपास के डेमन कब के गायब हो चुके थे। चार्ज गैदरिंग, ये वही पर्पल टैलेंट था जो उसे सिल्वर विंग डेमन से मिला था। आज वो यान सॉन्ग को सबकी आंखों के सामने खत्म करेगा, एक सिल्वर विंग डेमन के रूप में। उधर लीची द्वारा बदला गया किन तियान यान सॉन्ग के पास बैठा था, पूरी तरह शक से बाहर। हवा चीरती आवाजें गूंजने लगी। चार्ज गैदरिंग से स्पीड 250% बढ़ी। डेमन किंग विंग से 500%, हंटिंग मार्क से 70%। तीनों मिलकर उसकी रफ्तार को समझ से परे ले गए। डेमोनिक ची पूरी तरह काले तूफान में बदल चुकी थी। जैसे ही चार्ज पूरा हुआ, किन तियान ने अपने सामने वॉइड गेट खोल दिया और बिना झिझक उसमें घुस गया। स्पेस के भीतर गूंजती कंपन की आवाज आई। अगले ही सेकंड चिजन बैटल ग्रुप हेडक्वार्टर से कई दर्जन किलोमीटर दूर बंजर मैदान में वॉइड गेट खुला और वो उससे बाहर निकला। उसने सिर हल्का झुकाया। उसकी सुनहरी पुतलियां दूर कैंप की दिशा में लॉक हो गईं। पंखों की रफ्तार अचानक और तेज हो गई। धड़ाम, हवा उसके कानों को चीरती निकल रही थी। सोनिक बूम के बादल उसके पीछे लकीर की तरह छूट रहे थे। डेमोनिक ची हवा के दबाव से तेज नुकीले शंकु में सिमट गई। पूरा शरीर काली पूंछ वाली उल्का की तरह बदल गया। वो विनाशकारी ताकत के साथ चिजन बैटल ग्रुप के कैंप की ओर टूट पड़ा। कुछ ही पल बाद वो क्या है, वॉच टावर पर खड़ा सिपाही चीख भी नहीं पाया कि उसकी पुतलियां क्षितिज से उठती स्याही जैसी डेमोनिक ची से भर गईं। वो धीरे धीरे फैलती लहर नहीं थी, वो बांध टूटने जैसा काला सैलाब था। सिपाहियों की उंगलियां हथियार की मूठ तक पहुंची ही थीं कि अदृश्य शॉकवेव ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। जल्दी, घोषक की आवाज गले में अटक गई। कैंप के टेंट अदृश्य विशाल हाथ से पकड़कर हवा में उखाड़ दिए गए। कपड़ा फटने की आवाज गूंजी। लकड़ी के खंभे चटक गए। यहां तक कि मेन कैंप की आधा फुट गहरी नींव भी उखड़कर हवा में घूम गई। भारी दबाव काले बादल की तरह उतरा। गाढ़ी डेमोनिक ची बर्फीली कीचड़ की तरह सबके मुंह और नाक में घुसने लगी। टियर 3 सैनिकों के चेहरे नीले पड़ गए।
वे जमीन की बजरी पकड़कर सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे। टियर 2 से नीचे वाले सीधे गिर पड़े। सांस लेना भी लग्जरी बन गया। पलक झपकते ही क्रैक, कैंप को ढकने वाला रून बैरियर चमक उठा। सफेद रोशनी फूटी। अनगिनत रहस्यमय चिन्ह ढाल पर बहने लगे, लेकिन काली रफ्तार से टकराते ही वे चूर चूर हो गए। सिल्वर विंग्ड डेमन ने बैरियर तोड़ दिया। शॉकवेव ने आधी डिफेंस लाइन हवा में उड़ा दी। उसके धातु जैसे पंखों की चीरती आवाज किसी भी सायरन से ज्यादा डरावनी थी। वो रुका नहीं। सुनहरी पुतलियां सीधे सेंट्रल कैंप पर जमी थीं। पंख मुड़े। वो उल्का की तरह नीचे गिरा। टेंट, बाड़, हथियारों के रैक सब रास्ते में चूर हो गए। जमीन पर काले धुएं की लकीर बन गई। मुख्य कैंप पूरी तरह उखड़ गया। बवंडर रेत और पत्थर अंदर खींच लाया। लकड़ी की टेबल गायब हो चुकी थी। मैप और दस्तावेज हवा में घूम रहे थे। कमांडरों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे बेबस होकर उस डेमोनिक तूफान को अपनी तरफ टूटते हुए देख रहे थे। एपिसोड 369, चैप्टर 330, डेमन किंग का डिसेंट, पार्ट 2। यान सॉन्ग ने सिर उठाया। सॉइल सप्रेसिंग पाउडर के असर से उसका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। जैसे ही उसने पास आती काली आंधी को देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और पेट में मरोड़ उठी, मतली से नहीं बल्कि खालिस डर से। बच्चा शब्द अभी आधा ही निकला था कि उसके पास खामोशी से खड़ा टियर 6 सोल मास्टर, काले चोगे वाला आदमी, अचानक आगे बढ़ गया। सोल इम्पैक्ट। उसने दोनों हथेलियां आगे धकेली। उसकी आंखों से ग्रे काला प्रकाश फूटा। एक साफ दिखने वाली स्पिरिचुअल वेव हवा को चीरती हुई ऊपर मौजूद सिल्वर विंग डेमन की तरफ लपकी, जैसे अनगिनत फंसी हुई आत्माएं चीख रही हों। सिल्वर विंग डेमन की डाइव एक पल के लिए रुक गई, जैसे कोई उल्का वायुमंडल में धूल के कण से टकरा जाए। उसकी अजीब हरी वर्टिकल पुतलियां हल्का सा सिकुड़ी। उसके चारों ओर डेमोनिक क्यूई अपने आप एक बैरियर में बदल गई और स्पिरिचुअल शॉकवेव से टकराते ही उस पर जोरदार लहरें उठी। बैरियर चटक गया। काले चोगे वाले आदमी के मुंह से खून की धार निकली। उसके दिमाग में तेज दर्द उठा और पुतलियां कांप गईं। जबकि सिल्वर विंग्ड डेमन की स्पिरिचुअल पावर कम थी, फिर भी अजीब तरीके से उसे ही स्पिरिचुअल बैकलैश झेलना पड़ा। उसी पल सिल्वर विंग्ड डेमन काले उल्के की तरह बिना झिझक सीधे मेन कैंप के सेंटर में आ गिरा, ठीक वहीं जहां यान सॉन्ग खड़ा था। यान सॉन्ग की पुतलियां हद से ज्यादा फैल गईं। उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होकर उफनने लगी, उसके कंट्रोल से बाहर। वो खुद को समेट भी नहीं पा रहा था। जैसे ही पंजा उसकी नाक को छूने वाला था, उसकी छाती पर लटक रहे पेंडेंट से अचानक आग जैसा लाल प्रकाश फूटा। एक लाल स्पिरिट शील्ड उसके चारों ओर बन गई, पूरी तरह उसे ढकते हुए। उसकी सतह पर लावा जैसे पैटर्न बह रहे थे। धड़ाम! सिल्वर विंग डेमन पूरी ताकत से उस शील्ड से टकराया। कोई बफर नहीं। जबरदस्त टक्कर से शील्ड तुरंत धंस गई और टूटने की कगार पर पहुंच गई। यान सॉन्ग की आंखों के सामने सब सफेद हो गया। उसे लगा जैसे कई टन के हथौड़ों ने एक साथ उसे दे मारा हो। अगले ही पल वो और सिल्वर विंग्ड डेमन काले और लाल रोशनी की उलझी हुई लकीर बनकर जमीन में धंस गए। टक्कर के पॉइंट से भयानक ताकत फूटी। जमीन उल्का से टकराई हो जैसे नीचे धंस गई। पूरा चिजन बैटल ग्रुप का कैंप शॉकवेव से उछल गया। 6 बैटलियन लीडर ली वुफेंग, किंतियन और आसपास के सैनिक ऐसे हवा में फेंक दिए गए जैसे डोर कटी कठपुतलियां हों। वे सैकड़ों मीटर दूर खंडहरों में जाकर गिरे। कैंप का सेंटर जाल जैसी दरारों में बट गया। गोल गोल खांचे बाहर की ओर फैल गए। डिफेंस स्ट्रक्चर, आर्मरी और टेंट के टुकड़े हवा में उड़ गए। धूल और मलबा आसमान में उठकर एक विशाल मशरूम क्लाउड बन गया। धुंधले धुएं के बीच जमीन के नीचे से लगातार टकराने की भारी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दैत्य चट्टानों को भीतर से हिला रहा हो। काफी देर बाद धूल बैठी। सामने 100 मीटर चौड़ा अंतहीन गड्ढा था। उसके किनारों की जमीन अब भी कांप रही थी। दरारों से गर्म हवा के झोंके निकल रहे थे। चिजन बैटल ग्रुप का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो चुका था। धूल अब भी धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। गड्ढे की तली से हड्डियां टूटने जैसी सिहरन पैदा कर देने वाली आवाजें आ रही थीं। ली वुफेंग मलबे से खुद को खींचकर उठा, चेहरे से खून पोंछा और नजर गड्ढे की तली पर जमा दी। वहां सिल्वर विंग्ड डेमन टूटी चट्टानों पर घुटनों के बल था। उसका दायां पंजा यान सॉन्ग की गर्दन को लोहे की क्लैंप की तरह पकड़े हुए था, उसे पूरी तरह हवा में लटकाए। कभी अजय दिखने वाला चिजन बैटल ग्रुप का लीडर अब फटे पुराने कपड़े की गुड़िया जैसा लग रहा था। उसके बाल और खून गालों से चिपके हुए थे। होंठों से गहरा लाल झाग लटक रहा था, जो नीचे पत्थरों पर टपक रहा था। उसकी फैमिली क्रेस्ट वाली मिलिट्री यूनिफॉर्म चिथड़ों में बदल चुकी थी। छाती पर भयानक चोट के निशान थे। लाल स्पिरिट शील्ड का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। फैली हुई पुतलियों में सिल्वर विंग्ड डेमन की ठंडी हरी वर्टिकल पुतलियां झलक रही थीं। गले से निकलती घरघराहट साफ बता रही थी कि उसकी सांसें गिनती की बची हैं। डायरेक्टर यान। सैनिकों की आवाजें दहशत से कांप उठीं।
किसी ने सोचा भी नहीं था कि टियर 6 पावर हाउस, गोल्डन ब्लड लाइन का वॉरिस, 10 ग्रेट गन्स में से एक का मालिक, सिल्वर विंग डेमन के एक ही वार में इस हालत में पहुंच जाएगा। छहों बैटलियन कमांडर पीले पड़ गए। आगे बढ़ें या जमे रहें समझ नहीं पा रहे थे। ली वुफेंग ने कमर की तलवार कसकर पकड़ ली। उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने अनजाने में किन तियन की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर साफ शौक दिखाई दिया। सिल्वर विंग डेमन ने अपने पंजे में झूलते शिकार की तरफ देखा। उसकी वर्टिकल पुतली में कोई भावना नहीं थी। फिर उसने सिर उठाकर गड्ढे के किनारे खड़े लोगों पर नजर दौड़ाई। उसकी डेमोनिक क्यूई से भरी नजर जैसे ही उन पर पड़ी, सबके शरीर अनजाने में कांप उठे। अगले ही पल उसने पंख फड़फड़ाए। हवा का तेज झोंका उठा और गड्ढे की रेत पत्थर उड़ गए। वो जाने वाला था, भागने की सोच भी मत। गड्ढे के किनारे से भारी कर्कश आवाज गूंजी। काले चोगे वाले आदमी के सूखे हाथ जटिल मोहरे बनाने लगे। उसकी आंखों से फिर ग्रे काला प्रकाश फूटा। उसने अपनी सोल पावर को एक पतली काली कील में बदलकर सीधे सिल्वर विंग्ड डेमन के दिमाग की तरफ दाग दिया। सिल्वर विंग डेमन ने खतरा भांप लिया। हवा में उसका शरीर एक पल को थमा। उसके चारों ओर फिर डेमोनिक शील्ड बन गई। हमला झेलते हुए वो हल्का सा डगमगाया, फिर अचानक और तेज हो गया। उसके मेटेलिक पंख सूरज की रोशनी चीरते हुए बस एक धुंधली काली लकीर छोड़ गए। सिर्फ एक सांस के वक्त में उसका शरीर क्षितिज पर एक छोटा काला बिंदु बन गया और पूरी तरह नजरों से गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ गड्ढे की गहराई और हवा में तैरती भारी डेमोनिक क्यूई। चारों ओर मौत जैसी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा खंडहरों के ऊपर सिसक रही थी। लोग उसी दिशा में देखते रह गए जहां वो गायब हुआ था। हमला बिजली की तरह आया था और जाना उससे भी ज्यादा अचानक। लेकिन उसने सबके दिल में मिटने वाला डर बैठा दिया। जल्दी आओ, मेरी मदद करो, उसे बचाना है, काले चोगे वाले आदमी ने चीखकर कहा। उसकी आवाज टूटी हुई धौंकनी जैसी थी, लेकिन उसमें बेताबी साफ थी। जवाब में सन्नाटा मिला। छहों बैटलियन लीडर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर नजरें चुरा ली। ये मजाक नहीं था। टियर 6 एक्सपर्ट यान सॉन्ग तक एक वार में लगभग मारा गया। हम पीछा करके क्या कर लेंगे? अपनी गर्दन ही देंगे। और सच तो ये था कि यान सॉन्ग के कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकी किसी के मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। पुरानी दुश्मनियां थी। कौन अपनी जान दांव पर लगाए? उसके करीबी बैटलियन लीडर भी अलग अलग ब्लड लाइन क्लैन से थे। सब चालाक लोग। वे जानते थे कि यान सॉन्ग ने उन्हें क्यों अपने साथ रखा था। ये सिर्फ इंटरेस्ट का सौदा था। कोई बेवकूफी भरा सेल्फ सैक्रिफाइस करने वाला नहीं था। ये सब देखकर काले चोगे वाला बुजुर्ग बेचैन और गुस्से से भर गया। तभी अचानक एक शांत आवाज गूंजी, मैं आपके साथ चलता हूँ। सबके सिर एक साथ उठे। गड्ढे के किनारे पता नहीं कब से किन तियन खड़ा था। उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म पर धूल जमी थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने आस्तीन से धूल झाड़ी और काले चोगे वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। उसकी स्पीड तेज है, लेकिन डेमोनिक क्यूई अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई। मैं उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। सब स्तब्ध रह गए। किन तियन खुद आगे आया? क्या सच में? ली वुफेंग भी हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि किन तियन की नजर उससे मिली। उस नजर में एक अजीब सा भरोसा था जिसे वो समझ नहीं पाया। काले चोगे वाले बुजुर्ग की आंखों में हैरानी चमकी, फिर जोरदार खुशी में बदल गई। अच्छा, बहुत अच्छा, रास्ता दिखाओ, चलते हैं। किन तियन ने सिर हिलाया। उसकी पीठ से काले पंख फैल गए। अगले ही पल वो एक काली परछाई बनकर उस दिशा में उड़ गया जहां डेमोनिक आभा बाकी थी। बुजुर्ग भी तुरंत हवा में उठा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों परछाइयां धूल भरे आसमान में गायब हो गईं। गड्ढे के पास खड़े बैटलियन कमांडर एक दूसरे को देखते रहे। काफी देर बाद किसी ने धीमे से पूछा, वो सच में चला गया? कोई जवाब नहीं था। सिर्फ हवा थी जो धूल उठाकर उस अंतहीन गड्ढे पर घूम रही थी, जैसे इस अचानक बदलाव के पीछे छुपे गहरे मतलब को फुसफुसा रही हो। एपिसोड 370, चैप्टर 331, सोल डिवोरिंग हेलफायर, ऑरेंज। विश तेज हवा चाकुओं की तरह यान सॉन्ग के चेहरे को बेरहमी से काट रही थी। बंजर जमीन की ठंडी रेत और कंकड़ उसके गालों से टकरा रहे थे। उसे सिल्वर विंग्ड डेमन के ठंडे पंजों ने जकड़ रखा था। उन पंजों की स्केल्स बर्फ में तपे हुए सुइयों जैसी थीं, जो उसकी गर्दन की त्वचा में चुभ रही थी। हर सांस टूट टूट कर निकल रही थी दर्द के साथ। छोड़ो, मुझे छोड़ो। यान सॉन्ग ने बेतहाशा हाथ पैर मारे, लेकिन सिल्वर विंग्ड डेमन की पकड़ लोहे की चिमटी जैसी थी, जरा भी नहीं हिली। डर उसके दिल में बेल की तरह लिपट गया, खासकर जब उसने उस डेमन की बेरहम पन्ना हरी वर्टिकल पुतलियों को देखा। एक ऐसी निराशा जो हड्डियों तक उतर जाए, पैरों के तलवों से सिर तक दौड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत इतनी बेइज्जती भरे तरीके से आएगी। उसी वक्त सिल्वर विंग्ड डेमन ने सिर झुका लिया। उसकी नाक लगभग यान सॉन्ग के माथे से छू गई। उसकी वर्टिकल पुतलियों में यान सॉन्ग का टेढ़ा मेढ़ा चेहरा साफ झलक रहा था,
फिर तेज दांतों से भरे उस मुंह से एक ठंडी, लगभग उदासीन आवाज निकली, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तुम मर चुके हो। यान सॉन्ग की पुतलियां बिजली गिरने की तरह सिकुड़ गईं। ये डेमन की भारी गरज नहीं थी, ये साफ सुथरी एम्पायर की कॉमन लैंग्वेज थी। हर शब्द एकदम स्पष्ट, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये आवाज जानी पहचानी थी, जैसे वो इसे पहले कहीं सुन चुका हो। क्या ये भ्रम था? वो सोच ही रहा था कि सिल्वर विंग डेमन के आसपास की डेमोनिक क्यूई अचानक उफन पड़ी। उसकी पुतली